हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हमने कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है वो हमने कंप्लीट लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए, वहां मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। यानी सरफेस चार्ज के हेल्प से अपने कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है और क्या उसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, यस। तो सबसे पहले अपन जो भी अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या कैसे फाइंड करेंगे उसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं, जिससे अपना जो कैलकुलेशन रहता है वो इजी चला जाएगा। ठीक है, तो लेट कंसीडर करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं हम, जिसमें एक्स वाई जेड कंसीडर करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया एक्स वाई एंड जेड। एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आ जाएगा, एक सरफेस कंसीडर करना होगा। तो हमने एक एक्स वाई प्लेन पे एक सरफेस कंसीडर कर दिया जिसका कोई लेंथ यानी रेडियस फिक्स नहीं, इनफाइनाइट रेडियस को हमने एक सरफेस कंसीडर किया। ये क्या है, हमने सरफेस कंसीडर किया है। इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा समझ में आ जाएगा ना, फिर आप इजीली समझ पाएंगे सभी टर्म्स। ठीक है, हमने एक सरफेस कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अप आउटवर्ड द या नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन। तो नॉर्मल कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई के नॉर्मल कौन सा होता है, जेड प्लेन होता है। जेड प्लेन के अकॉर्डिंग सॉल्विंग करेंगे। तो एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर करते हैं एक छोटा सा सरफेस डीएस। डीएस सरफेस या जिसपे अपन चार्ज कंसीडर कर लिया, डीक्यू चार्ज कंसीडर किया। एंड इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि डीक्यू इस पे चार्ज है। एंड चार्ज को हमने छोटा सा पार्ट चार्ज का डीक्यू कंसीडर किया। एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंसीडर कर लेते हैं आर थीटा एंड जेड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं यहाँ पे। तो कौन सा आ जाएगा, आर फाई एंड जेड का क्या होता है, जीरो। तो जेड वाला कंपोनेंट क्योंकि ये जेड एक्सिस पे नहीं एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे है तो क्या देगा, जेड इज इक्वल टू जीरो। एंड एक नॉर्मल वेक्टर यानी जेड पे अपने एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू सरफेस। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो फाई एंड जेड, क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है सिलेंड्रिकल के, रेडियस आर फाई एंड जेड। आर फाई जेड क्या होता है, वो हमने रेडियस सिस्टम ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये अपने इतना सा पार्ट हमने कंसीडर कर लिया। एंड देन एक डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम में शो कर देता हूं मैं, यस दिस कलर। ये क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड द पॉइंट सरफेस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन का, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। क्लियर है। एंड यहाँ रेडियस का जो डिस्टेंस वेक्टर है आर, उसको भी हमने आर कंसीडर कर लिया, कैपिटल आर वेक्टर कंसीडर कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने क्या कंसीडर किया, जो भी कंसीडर किया वो हम यहाँ पे लाइंस में भी लिख सकते हैं। आपको लाइन में लिखना है, लेट कंसीडर ए एक्स वाई प्लेन सरफेस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे एक सरफेस कंसीडर किया एंड यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से अपने को सोल्व करना है। एंड इसका सरफेस चार्ज, क्योंकि सरफेस है, सरफेस के लिए कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रो एस। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रो एस। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देगा, रो एस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रो एस क्या देगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख लिया। देन अब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हमने फाइंड कर लिया था। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था वो हमने पहले यहाँ पे लिख देते हैं, चार्ज। ठीक है, यहाँ पे डीक्यू क्या हमने ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, एक सरफेस पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या देगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमने जो बेसिक फॉर्मूला था वो पहले लिख देता हूँ, 1/4πε0, के की जगह हम 1/4πε0 लिखते हैं, एंड क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। जब वेक्टर लिखते हैं तब यहाँ पे क्यूब लिखना होता है, एंड जब केप लिखते हैं तब यहाँ पे आर स्क्वायर लिखते हैं, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने देख लिया था, ये कंप्लीट है। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या करना है, ये अपना फर्स्ट जो बेसिक फॉर्मूला लिखा, देन अब अपने इस डीक्यू चार्ज की हेल्प से फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा,
ड्यू टू डी क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डी। क्या कंसिडर किया हमने, डीई वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज। तो डीई इज इक्वल टू 1 अपॉन या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, चार्ज भी क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा क्यू की जगह, एंड अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्लियर है, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन अब ये आर वेक्टर क्या होता है एंड डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या फॉर्मूला देखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो एस इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, रो एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस। तो क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन सरफेस। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो एस इंटू डी एस। डी एस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सरफेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जब आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ए आर कैप, डायरेक्शन वेक्टर बता रहा हूँ मैं, ए आर कैप, या इसको कैप भी लिख सकते हैं एंड वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए आर ए फाई एंड ए जेड, क्या आ जाएगा, ए जेड। देन इनके लिए क्या होता है, आर फाई एंड जेड के लिए। क्लियर है। देन इनका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव हम यहाँ पे डी आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फाई को क्या लिखते हैं, आर इंटू डी फाई, क्या लिखते हैं, आर इंटू डी फाई एंड डी जेड। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जेड एक्सेस पे लिया है, तो यहाँ पे जेड वाला कंपोनेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जेड वाले कंपोनेंट को छोड़ के जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर वाला कंपोनेंट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जेड डायरेक्शन में है ना, तो जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही लेंगे। तो यहाँ पे डी एस का क्या हो जाएगा, डी एस का हो जाएगा हमारा डी आर इंटू डी, जेड डायरेक्शन में, इसलिए हमने कंपोनेंट कौन सा लिया, सरफेस कौन सा आ जाएगा, आर एंड फाई वाला। तो यहाँ पे आर एंड फाई वाला सरफेस क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो एस की जगह रो एस लिखा, एंड डी आर इंटू डी फाई एंड डी आर, क्या आ जाएगा, डी आर। क्यों लिया डी आर एंड डी फाई, क्योंकि अपन जेड एक्सेस के नॉर्मल एक्सेस जेड एक्सेस है, एंड सरफेस कौन सा है, जिस सरफेस में अपना चार्ज है वो क्या आ जाएगा, फाई एंड आर वाला आएगा। तो डी आर एंड डी फाई, एंड आर के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे आर, फाई के लिए क्या होता है, आर इंटू डी फाई, आर इंटू डी फाई लिखा हमने यहाँ पे, एंड आर के लिए डी आर। क्लियर है। आई होप इतना आपको सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो हमने यहाँ पे देख लिया। देन अब आर वेक्टर फाइंड करते हैं। ये आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आर वेक्टर सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, आपको समझना है बस। आर वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो डिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, आर फाई जीरो के, आर फाई एंड जीरो, माइनस कौन सा पॉइंट है, जीरो फाई एंड जेड, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे इस साइड कंसीडर किया ना हमने, तो ये वाला पॉइंट में से एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर जीरो फाई जेड माइनस आर फाई जीरो, क्या आएगा, ये वाला पॉइंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड वाला पॉइंट पी पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो माइनस आर, तो माइनस आर, एंड डायरेक्शन क्या होता है, ए आर कैप, तो ए आर कैप लिख सकते हैं, प्लस फाई के क्या आ जाएगा, जीरो, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड माइनस जीरो, जेड ए जेड कैप, क्या आ जाएगा, जेड इंटू ए जेड कैप। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। अब सभी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर क्यूब भी फाइंड करना है हमें, तो आर कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर अंडर रूट। क्लियर है। ये हमने आर वेक्टर भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया, एंड डी क्यू फाइंड कर लिया। देन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा डीई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू क्या था हमारा, रो एस इंटू आर इंटू
डी फाइव इंटू डी आर वेक्टर अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ आर क्यूब क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इसका क्या करना है अपने को क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर लिख सकते हैं 1/2 लिख दें यहाँ पे एंड वेक्टर डायरेक्शन क्या आ जाएगा माइनस आर इंटू ए आर केप प्लस जेड इंटू ए जेड केप। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने सोल्व किया। ठीक है, देन अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे जेड डायरेक्शन में ही डायरेक्ट वेक्टर होगा एंड रिमेनिंग डायरेक्ट वेक्टर क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जेड डायरेक्शन में होगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस कौन सा हमने एक्स वाई कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है जेड, तो यहाँ पे आर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डायरेक्ट जीरो। ठीक है, आ जाएगा आर वाला कंपोनेंट डायरेक्ट जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा कंपोनेंट डी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू रो एस इंटू आर इंटू डी फाइव एंड डी आर। यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा जेड इंटू ए आर ए जेड कैप क्या आ जाएगा ए जेड कैप, क्योंकि आर वेक्टर क्या आ जाएगा जीरो, तो आर वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा जेड इंटू ए जेड रिमेनिंग रहेगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 है 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है, पावर क्या हो गया 3/2। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने सोल्व किया है। देन ये क्या गया हमारा एक छोटे से कंपोनेंट यानी डीक्यू चार्ज से हमने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किया है, लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है कंप्लीट सरफेस से फाइंड करना है। तो कंप्लीट सरफेस से कैसे फाइंड करेंगे अपन, कंप्लीट सरफेस से फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या देगा टेकिंग इंटीग्रेशन ई इक्वल्स टू डीई वेक्टर, ये क्या देगा कंप्लीट सरफेस से, तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन क्या कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे रो एस कॉमन आ रहा है कांस्टेंट है अपॉन 4πε0 कांस्टेंट आ रहा है एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड भी कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि आर एंड डी फाई के फॉर्म में है जेड इंटू ए जेड केप, ये भी कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में आर इंटू डी आर बचा यहाँ पे आर इंटू डी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डी फाइव भी है, डी फाइव का और कोई टर्म नहीं है तो डी फाइव को अलग से सोल्व कर लेते हैं, डी फाइव का इंटीग्रेशन अलग से सोल्व कर लेंगे क्योंकि सरफेस है, सरफेस के लिए दो इंटीग्रेशन सोल्व होते हैं, तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन सोल्व लिख दिया हमने, लिख दिया दोनों इंटीग्रेशन। देन रेडियस कितना होता है 0 से इनफाइनाइट, आर मतलब रेडियस होता है तो 0 से इनफाइनाइट क्या होगा इसका लिमिट हो गया। देन डी फाइव यानी 5 वेक्टर क्या होता है हमेशा 0 to 2π, जो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें फाइव क्या होता है 0 to 2π रेंज में चलता है, तो 0 to 2π आ गया। दोनों इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल सोल्व कर लेते हैं पहले, जो इंटीग्रेशन इजीली सोल्व हो रहा है क्या देगा रो एस अपॉन 4πε0 इंटू जेड इंटू ए जेड कैप, देन इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। यहाँ डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पा रहे हैं आर अपॉन कुछ पॉइंट से, तो इसको पहले रहने देते हैं डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। देन अब इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या वन का इंटीग्रेशन क्या होता है 5 हो जाएगा, तो 5 एंड 0 to 2π एंड यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपल अलग से सोल्व करके बता देता हूँ, ये अलग से सोल्व किया तो क्या आ जाएगा अंडर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π माइनस 0 क्या आ जाएगा 2π, तो यहाँ पे डायरेक्ट में 2π लिख देता हूँ, नेक्स्ट में लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं 2π नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे रो एस अपॉन 4πε0 इंटू जेड इंटू वो 2π यहाँ पे आ जाएगा 2π लिख देंगे यहाँ पे ए आर केप ए जेड केप, देन लिमिट क्या आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट ये वाला। अब ये वाला पॉइंट सोल्व करेंगे कैसे आएगा आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। ये सिंपल कैलकुलेशन था जितना अब इंटीग्रेशन का पॉइंट है। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। कुछ कैंसिल आउट वगैरह कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 4। क्लियर है, ये अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देन इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं एक बार। देन अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे लेट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक न्यू पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं टी, एक न्यू वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं टी। देन अब यहाँ पे क्या दिखाऊंगे डी आर का वैल्यू कुछ चाहिए होगा, तो डी आर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिया तो क्या जाएगा 2r इंटू डी आर प्लस जेड का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt।
क्लियर है, क्योंकि हमने डीआर भी फाइंड करना है, क्योंकि जितने भी टर्म्स है उनको टी के फॉर्म में रिप्लेस करना है। पहले आर के फॉर्म में था, आर के फॉर्म को हमने टी के फॉर्म में रिप्लेस करना है। ठीक है, यस। देन अब ये लिमिट हमने जो वेरिएबल कंसीडर किया तो उसको उसका वेरिएबल या उसका लिमिट भी चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर 0 हो रहा है, आर 0 हो रहा है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। देन व्हेन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट पुटअप करेंगे, इस पॉइंट में इनफाइनाइट पुटअप किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। टी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो टी का लिमिट क्या आएगा, जेड स्क्वायर टू इनफाइनाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जेड स्क्वायर टू इनफाइनाइट कैसे आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या डीआर भी है, डीआर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से डीआर भी फाइंड कर लेते हैं, डीआर इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2r। अब ये सभी टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, डी या इसको ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एस इंटू जेड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई भी हट गया था, पाई भी कैंसिल आउट हो गया था। देन ए जेड कैप। देन यहाँ पे सॉल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है, इंटीग्रेशन पे लिख देते हैं लिमिट, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर से इनफाइनाइट, जेड स्क्वायर टू इनफाइनाइट। देन आर की जगह रिप्लेस करना है, आर की जगह में रिप्लेस करना है, यहाँ से देख लेते हैं, आर इंटू डी आर रिप्लेस कर लेते हैं, आर इंटू डी आर क्या आ जाएगा, 2 डी टी अपॉन 2। तो यहाँ पे आर इंटू डी आर की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डी टी बाई 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने क्या कंसिडर किया था, टी। तो टी कंसिडर किया था हमने टी की पावर 3/2, टी/2 एंड सभी टर्म्स को रिप्लेस कर दिया। देन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको पावर में है, टी की पावर 3/2 है तो उसको ऊपर लिया तो क्या आ जाएगा, 2 को बाहर ले लेते हैं एक बार। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, रो एस अपॉन जेड अपॉन ये 2 को भी बाहर लिया तो क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ए जेड कैप। देन लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर टू इनफाइनाइट। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर -3/2 इंटू डी टी, पावर को हमने ऊपर लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन अब ये इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स की पावर n+1, एक पावर इंक्रीज हो जाता है n+1। ठीक है, यहाँ पे क्या 3/2 है, 3/2 को भी ऐसे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ अलग से सोल्व कर लेते हैं पहले, क्या आ जाएगा, अलग से सोल्व किया क्या आ जाएगा, एक्स की पावर या टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। तो -3/2 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 + 1 क्या आ जाएगा, 1/2, टी की पावर -1/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2। तो 2 ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन एंड 1/2 क्या लिख देंगे, √t लिख दिया अपॉन में। क्लियर है, ये सिंपल कैलकुलेशन था, मैंने कैलकुलेशन अलग से सोल्व करके बता दिया। तो अब ये डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू रो एस अपॉन जेड अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जेड क्यूब। देन अब यहाँ पे क्या -2 है तो -2 को पहले ऊपर लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। देन लिमिट क्या आ जाएगा, 1/√t आंसर है यार। देन लिमिट क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर टू इनफाइनाइट। देन अब एक बार इनफाइनाइट पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रो एस जेड अपॉन, अब ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस को बाहर लिख लिया एंड एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे अपॉन में इनटू ए जेड के, 2 a जेड। देन अब लिमिट पुटअप किया, इनफाइनाइट पुटअप किया तो 1/√इनफाइनाइट माइनस 1/√जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1/जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/जेड रिप्लेस बचा एंड यहाँ पे 1/इनफाइनाइट। जब भी अपॉन में इनफाइनाइट का वैल्यू हो, अपॉन में इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0। तो एक टर्म क्या आ जाएगा, 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, -ρs इंटू जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जेड के। देन यहाँ पे क्या बचा था, 1/z तो -1/z। क्लियर है, देन ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जेड के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया हमारा, सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज हमने कंसीडर किया था, उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर लिया। एक भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड
और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट, इसको अगर जनरल फॉर्मूला अपने यहाँ पे जेड पे किसी भी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको जनरल में क्या लिख सकते हैं, ए जेड क्या है अपना नॉर्मल वेक्टर है, तो कोई भी सरफेस आएगा तो अपना ई वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए एन कैप। एन कैप क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर, एन कैप किसको डिनोट करता है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन को अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं सरफेस के। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्व किया है, वीडियो के लेंथ में नहीं जाना है, आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। एंड इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड मिल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, यस। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, एंड कोई डाउट रह जाए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।